इरफान से भी मुलाकात हुई आपकी? बहुत कमाल थे वो। मैं जब पहली बार उनसे मिला था, मैं ये सोच के मिला था कि मैं बहुत बड़े एक्टर सेलिब्रिटी से मिलने जा रहा हूँ, पता नहीं क्या ट्रीट करेंगे, कैसे बात करेंगे। लेकिन जब मैं मिला उनसे तो मुझे लगा कि इससे बेहतर इंसान तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। कोई और एक्टर आज के ज़माने का इरफान सर जैसा मुकाम हासिल कर सकती है? क्यों वो नहीं कर सकता? कोई भी कर सकता है। अगर आप में भूख है ना खुद को जानने की, खुद को अच्छे से एक्सप्लोर करने की, तो कोई भी बन सकता है ना। आपने एक पिक्चर पोस्ट की थी गृह मंत्री और पूजा सिंघल एक्स IAS की। क्या हुआ था सर पूरा केस? 2022 में ऐसे ही मैंने ट्वीट कर दिया है गृह मंत्री के खिलाफ, मजे मजे में, और मजे मजे में उन लोगों ने भी FIR कर दी। अहमदाबाद थाने में मैं बंद रहा 2 दिन। सर्टिफिकेशन बोर्ड आपको लगता है कि फेयर है इंडिया में? हम स्टैंड लेना नहीं जानते, हम डरे हुए लोग हैं। सेंसर बोर्ड वगैरह तो ठीक है भाई, एक उड़ता पंजाब फिल्म आई, सेंसर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट ने उसको पास कर दिया। बिल्कुल। तो लड़ने की हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना। सर अनारकली ऑफ आरा में हॉटस्टार पे देखा था कि डायलॉग्स के बीच में बीप था। नारकली में बहुत जगह बहुत सारे ऐसे शब्द थे, प्रोड्यूसर चढ़ गया कि ये शब्द नहीं जाएगा। फिल्म जब हॉटस्टार पे आ रही थी, मुझसे पूछे बिना A से UA करने के लिए उसमें प्रोड्यूसर ने अपने तरीके से कट की। जब फिल्म आई तो मैं बहुत गुस्से में था और मैंने उस फिल्म को डिसोन कर दिया। आप जब बम्बई आए और आपने देखा कि यहाँ सिनेमा बन सकता है, उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं लौट आया प्रभात खबर में काम, उसके बाद दिल्ली गया, दिल्ली से फिर लौट के आया। प्रभात खबर और NDTV की ज्वाइनिंग के बीच में एक गैप था 6 महीने का, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं अब कहीं का नहीं हूँ, मैं इधर का हूँ, उधर भी रिज़ाइन कर दिया है, इधर ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और ये कोई सरकारी नौकरी का मामला तो है नहीं। तो फिर मैं उस समय बॉम्बे आया था। फिर मैंने उस समय सिने बहस तलब शुरू की। अनुराग कश्यप जैसे लोगों को देखता था मैं, मनोज वाजपेयी से तो पुरानी दोस्ती थी मेरी, नवाज से दोस्ती हुई। ये सब दिल्ली के आपके मित्र मनोज वाजपेयी? नहीं, मनोज वाजपेयी दिल्ली के, मनोज वाजपेयी से मेरी पहली मुलाकात पटना में हुई थी। अच्छा। वो एक सीरियल करते थे स्वाभिमान, एक फिल्म उस समय बनाई थी, शायद उनकी दूसरी फिल्म थी वो, तो उसके प्रमोशन के लिए वो आए थे। तो उनका जो सर्किल था मनोज वाजपेयी का बचपन का, वो उस सर्किल में मैं अच्छा, था। म्यूचुअल फ्रेंड्स थे आपके कुछ? म्यूचुअल फ्रेंड्स बहुत थे। ओके। तो वो मिलने गए तो मुझे भी लेके गए। मुझे लगता था कि मैं क्या बोलूं, क्या मांगूं। उनको भी लगता था कि चलो कोई किसी के रेफरेंस से आया तो मिल लेते हैं। तो उस समय एक फिल्म वो शूट कर रहे थे भोपाल में, राजनीति। तो लंबा राजनीति समय रहना पड़ता था, तो उनके खाली वक्त में हम मिला करते थे। अच्छा। हाँ, वहाँ से एक बॉन्डिंग शुरू हुई, जो मतलब मेरे फिल्म बनाने के पीछे अगर कोई फोर्स है तो मनोज वाजपेयी का फोर्स। क्या बात है ना, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मेरे पहले प्रोड्यूसर से मिलवाया। तो उस प्रोड्यूसर ने पूछा कि आपके पास स्क्रिप्ट है? तो मैंने कहा कि हाँ है, जबकि मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी। पूरा झूठ बोल गया मैं। तो उसने बोला कि भाई अगले हफ्ते सुनते हैं आपकी स्क्रिप्ट। हाँ। दिल्ली में ही रहते थे वो, तो अगले हफ्ते तो नहीं, मैं दूसरे हफ्ते में मैं उनके पास एक स्क्रिप्ट लेकर बैठा था। तो आप ये कह रहे हैं कि ये 2 हफ्तों में आपने स्क्रिप्ट रेडी कर ली? 2 हफ्तों में स्क्रिप्ट मैंने लिख ली थी, और ये फिल्म का नाम अनारकली ऑफ ऑफ आरा। आरा। क्या बात है। कौन से फिल्मकार थे जिनका आपको बहुत प्रभाव पड़ा कि ये फिल्म मेकर्स जो हैं, मुझे इनके ऐसा कुछ बनाना है? हमारे पटना में एक फिल्म क्लब हुआ करता था, महीने में 2-3 फिल्में दिखाते थे वो, और वहाँ बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी हमने जिनके डायरेक्टर्स के नाम नहीं पता थे। जैसे एक फिल्म थी टिन ड्रम, गुंटर ग्रास के नॉवेल पे था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा उनके डायरेक्टर कौन थे। उसी तरह मैंने बुद्धदेव दास गुप्ता की एक फिल्म देखी, चौरा चौर, बांग्ला फिल्म। बांग्ला फिल्म। तो वो सब देख करके लगा कि सिनेमा ये है यार। मैं सच बताऊं कि जब मैंने एक फिल्म देखी थी, सुर नाम था। सुर? जिसमें वो तनुजा चंद्रा की फिल्म थी, लकी अली जिसमें है। लकी अली थे जी। वो फिल्म कमाल की फिल्म थी। लेकिन हमारे यहाँ जो फिल्म बनती थी उसको लेकर के बहुत मेरा उस तरीके से उत्साह नहीं था। लेकिन मैं देखा बहुत करता था। जैसे सत्या आई, राम गोपाल वर्मा की, फिर राम गोपाल वर्मा का पूरा जो सिनेमा कहने का जो तरीका था वो मुझे अपील कर रहा था, बहुत कायदे से अपील कर रहा था। तो सर मुझे, सॉरी मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूँगा, कि आपको पर्सनली कैसे लगती है गैंग्स्टर वासेपुर? मुझे बहुत अच्छी लगती है, दोनों मुझे पसंद बहुत ही कमाल लगती है, बहुत रियल लगता है। हाँ, मतलब उतना रियल कैप्चर जो है किसी ने हमारे बिहार को नहीं किया, नहीं दिखा जितना उन्होंने किया है। इतना रियल रॉ। हाँ, रियल मतलब रॉ, हम रियल कहने का मतलब, हाँ, आपको लगता है कि यार ऐसा ही तो होता है, ऐसे ही तो लोग बोलते हैं, ऐसे ही तो चमकाते हैं।
हमने कहा कि भाई उस आदमी ने कमाल कर दिया। सी ब्रेवनेस कहाँ से आती है? आपको लगता है कि अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर आते हैं और वो ऐसी फिल्म बनाते हैं विचारों से आती है ब्रेवनेस, है ना। जब आप वैचारिक रूप से करप्ट होना शुरू करते हैं तो आपकी कहानियां भी करप्ट होने लगती हैं, ओके। है ना। आप मैनिपुलेट होने लगते हैं ना सिस्टम से, विचारों से, तो वो मैनिपुलेशन कहीं तो रिफ्लेक्ट होगी आपके काम में। तो मैनिपुलेशन से बचाए रखा कश्यप जी ने खुद को। आप नहीं, अब ये क्या है कि ये एक लंबी डिबेट है जी। मुझे लगता था कि बचे हुए हैं, है ना। गैंग्स ऑफ वासेपुर भी मुझे उनकी बहुत अच्छी फिल्म लगती है। अगली बहुत अच्छी फिल्म है उनकी, अगली बहुत कमाल बहुत ही कमाल की बहुत फिल्म कमाल है। फिल्म। तो वो एक ईमानदार आदमी हैं। सर क्या लगता है आपको, ये ग्रेट एक्टर्स ग्रेट कैसे बनते हैं? एक तो है कि क्राफ्ट की तरफ ऑनेस्टी, आपको क्या लगता है कि ये इतने ग्रेट एक्टर्स क्यों हैं, इरफान, नवाज या मनोज बाजपेयी सर? नहीं देखो, आप ऐसे मत बोलो कि भाई ये भी ग्रेट हैं, ये भी ग्रेट हैं, ये भी ग्रेट हैं, है ना। ये पॉपुलर एक्टर हैं जी। इनको अपना क्राफ्ट अच्छे से पता है, लेकिन ग्रेट हैं कि नहीं हैं ये हम अपने समय में नहीं तय कर सकते। बिल्कुल। सिनेमा ग्रेट होता है, सिनेमा में और किरदारों के जरिए वो सिनेमा ट्रांसलेट होता है, ऑडियंस तक पहुंचता है। तो ग्रेट सिनेमा के साथ ग्रेट एक्टर पैदा होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना। ग्रेट एक्टर से सिनेमा ग्रेट नहीं हो जाता, क्योंकि फिल्म है ना। मेकिंग कि जो है वन वो एक्ट प्ले डायरेक्टर्स कर का। लो आप, है ना। जी। कहानी अंत तक चीज़ होती है, तो कहानी में मर्ज होते कितनी सहजता से मर्ज हो जाता है एक्टर, उससे तय होता है कि बड़ा है कि नहीं। टॉम हैंक्स को देखो आप, कितना सहज अभिनेता है वो। आप इरफान को देखो, एफर्टलेस काम, कहीं भी आप उसको, मैं नहीं लगता एक्टिंग कर रहा है, मुझे तो लगता है कि बहुत कमाल थे वो। लेकिन मनोज वाजपेयी सबसे ग्रेट एक्टर है। ऐसा क्यों सर? एक्टर बहुत बड़े हैं वो, उनकी सीमाएं मैं बताऊंगा आपको। जी। किसी भी किरदार के लिए वो बहुत प्रिपरेशन करते हैं और वो अलग अलग सिनेमा में अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं, है ना। उनकी स्टाइल अलग है, एक्टिंग के बारे में उनका पूरा थॉट प्रोसेस अलग है। ओके। मुझे लगता है कि कहानियां चुनने में वो थोड़ी चूक जाता है। हाँ चूक जाते हैं। इरफान को मैं उतना बड़ा एक्टर नहीं मानता हूँ जितने बड़ा मनोज वाजपेयी एक्टर थे। बड़े कमाल के एक्टर हैं वो, थे वो। लेकिन भाई वो कहानियाँ मतलब चुनने में बेस्ट थे, चॉइसेस। हाँ, क्योंकि वो बहुत पढ़ते रहते थे। मैं जब पहली बार उनसे मिला था तो मैं ये सोच के मिला था कि मैं एक बहुत बड़े एक्टर सेलिब्रिटी से मिलने जा रहा हूँ, पता नहीं क्या ट्रीट करेंगे, कैसे बात करेंगे, कितनी तवज्जो देंगे आपको। लेकिन जब मैं मिला उनसे तो मुझे लगा कि इससे बेहतर इंसान तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। एम्पैथी। मैं बता रहा हूँ कि ये फिल्म थी पान सिंह तोमर। जी। पान सिंह तोमर आई थी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा के साथ नहीं आई थी, लेकिन धीरे धीरे वायरल होनी शुरू हुई थी फिल्म, बिल्कुल, है ना। और अचानक से बड़ी फिल्म हो गई थी तो। और उस समय वो किस्सा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे चंडीगढ़ में, और वो शूटिंग कर रहे हैं और इधर फिल्म बड़ी हो गई, तो रातों रात एक्टर बड़ा हो जाता है ना भाई। तो मेरे एक पत्रकार दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि भाई इरफान के साथ एक छोटी सी गैदरिंग करो दिल्ली में। मैंने कहा कर लेंगे। तो इरफान से बात हुई, डेट तय हुई, जेएनयू कैंपस में हमने सोचा था कि वो गैदरिंग करेंगे। फेसबुक पे इनविटेशन सबको डाल दिया, ओपन इनविटेशन। जी। मुझे लगा नहीं करके भी 80-90 लोग आ जाएंगे, आपस में कुछ बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। और मेरे पास गाड़ी हुआ करती थी जेनेस्टिलो, उसको लेकर के मैं चला गया था एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए इरफान को। इरफान और उनके साथ बॉय थे। तो उसी गाड़ी से फिर वापस आएंगे, उनके लिए आईआईसी में मैंने रहने की व्यवस्था की थी। तो हमारी गाड़ी में बैठ गए वो, उनका बॉय भी बैठ गया, और एकदम कोने में खड़े थे, कोई नहीं पूछ रहा था, अपने बॉय के साथ बैग लेकर के। मैं थोड़ी देर से पहुंचा था, तो मैंने सॉरी बोला, नहीं ठीक है यार, एयरपोर्ट का मैं जानता हूँ। फिर आए, फिर उन्होंने कहा कि हाँ इस उनके बॉय के भी रहने का कुछ इंतज़ाम है क्या, कोई आसपास कोई कमरा। दूसरा कमरा तो मैंने लिया ही नहीं था, क्योंकि मैंने एक ही कमरा लिया था। तो मैंने कहा लोगों को फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा पैसे भी नहीं थे। तो किसी ने बोला कि हाँ भाई यहाँ पे मेरे कमरे में आके रुक सकता है वो, ठीक है। तो मैंने बोला इरफान भाई कि मेरा दोस्त है, वहाँ रह लेगा। प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के बाद हमने सोचा था कि उनके बॉय को वहाँ रख लेंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक है ना यार, मैं ऊपर सो रहा हूँ, नीचे ये सो जाएगा, बॉय सो जाएगा।
तो इस तरीके से उन्होंने वहीं उसको एडजस्ट कर लिया। सुबह में मैंने फ़ोन करके कहा कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब बिल साइन करना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सब बिल साइन कर दिया, सब पैसा दे दिया। अच्छा। तो मैंने कहा कि ऐसा कौन करता है यार। और फिर बातें, जब रात में हम लोग बैठे थे तो पास्ट की बातें हो रही थी, हाँ, हिंदी कविताओं की बातें हो रही थी। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा आदमी तो मैंने देखा, मेरे मेरे दिमाग में हीरो की छवि अलग किस्म की थी और ये तो अलग किस्म से मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो ग्रेटनेस ऐसे आती है। आपको लगता है सर कोई और एक्टर आज के ज़माने का इरफान सर जितना मुकाम हासिल कर सकता है, या वो क्राफ्ट या वो ग्रेटनेस या क्यों वो? नहीं कर सकता? कोई भी कर सकता है। अगर आप में भूख है ना, खुद को जानने की, खुद को अच्छे से एक्सप्लोर करने की, खुद को समझने की, तो कोई भी बन सकता है ना भाई, क्यों नहीं बन सकता है? आपकी फेवरेट इरफान फिल्म कौन सी है? अब लगा कि ये काम मुझे जो है बहुत फैसिनेट किया। मकबूल। मकबूल। क्या बात है। अद्भुत। सर जब मैं अनारकली ऑफ आरा देख रहा था, शुरुआत में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है। फिर सारा जिस्म झुककर बोझ से दूरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। क्या बात है। क्या प्रभाव है दुष्यंत कुमार का आपकी राइटिंग में? क्योंकि आपने नहीं नहीं, प्रभाव क्या है कि बहुत सारे राइटर्स का होता है, किसी एक राइटर का होता नहीं है। और दुष्यंत की शायरी जो है, एक ज़माने में नारा थी, दीवारों पे चिपकाई जाती थी। हम लोग भी जब कल्चरल एक्टिविज्म का हमारा दौर था, तो दुष्यंत की बहुत सारी शायरी जो है हम यूज़ करते थे, तो अच्छा लगता था। क्रांतिकारी साहित्य जो है हमेशा से अच्छा लगता रहा है। सर लिटरेचर, आज के जो इंडी फिल्म मेकर्स हैं, मुझे ये बताइए कि पहला सवाल कि एक इंडी फिल्म मेकर अपना रास्ता कैसे नेविगेट करे मुंबई से शहर में, और लिटरेचर में ऐसी कौन सी किताबें हैं जो पढ़नी चाहिए सबको? हिंदुस्तान में, चूँकि मेरा अनुभव यहीं का है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सिनेमा बनाने की अपनी सीमाएं हैं। आप एक कहानी वैसी लिख सकते हो जैसी आप चाहते हो, लेकिन एक सिनेमा शायद वैसा नहीं बना सकते हो जैसा आप चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्फ्लुएंस करती हैं। ओके। प्रोड्यूसर, मार्केट, एक्टर्स, स्टार्स, है ना, सब आपकी कला को प्रभावित करता है, आपकी कला को अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश करता है। अगर इन सब के बीच अगर आप अपना सिनेमा बचा लेते हो, तो ये आपकी सफलता है, आपकी काबिलियत है, वो भी आंशिक, पूरा का पूरा नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी अनारकली के बाद मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। हालांकि मैंने उसके बाद 4 फिल्म बनाई, 2 वेब सीरीज बनाई, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं सिर्फ इसलिए फिल्में बना रहा हूँ ताकि मैं अपना घर चला सकूँ। मैं इसलिए फिल्म बना रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे फिल्म बनाने दे रहे हैं। लेकिन मतलब अगर अब मैं आपको बताऊँ कि मुझे लगता है कि मुझे अभी कुछ नहीं आता, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। और लिटरेचर पढ़ने का तरीका जो है सबका अपना अपना होता है। बिल्कुल। कि अगर मैं बोलूं कि आप जो है उरहान पामुक को पढ़ो, अगर मैं बोलूं कि आप अमिताभ घोष को पढ़ो, तो हो सकता है कि फिक्शन का वो जो रूट है उससे अलग आपको फ्रेंच काफ्का पसंद हो, है ना, आप उनके रूट को फॉलो कर सकते हो। तो जब आप तरह तरह के लिटरेचर पढ़ना शुरू करोगे तो खुद ही पिक करने लगो कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह की किताबें ज़्यादा पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। और बेसिकली इंडी फिल्म मेकर्स के लिए एक मोटा मोटी मैं बात ये कहना चाहूँगा, जी। प्रतिभा तो ठीक है, लेकिन उसके साथ प्रबंधन, है ना, मैनेजमेंट स्किल जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। ओके। क्योंकि हमारे डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी एक दोस्त हैं, तो वो कहते हैं कि भाई डायरेक्टर का जन्म जो है वो अपमानित होने के लिए ही हुआ है, कदम कदम पर अपमानित होता है। तो मैं जो सीमाएं बता रहा था आपको कि भाई आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कोई भी आदमी, जब तक मैं जब अनारकली बना रहा था तो बनने के बाद मेरा प्रोड्यूसर जो है उस फिल्म को रोके हुए था कि इसको नहीं रिलीज़ करेंगे, स्क्रैप कर देंगे, क्योंकि बी ग्रेड फिल्म बना दी तुमने। अच्छा। हाँ, तो बहुत इस तरह के बहुत सारे, मतलब को किसी कन्विक्शन ही नहीं आ रहा था। हमने पूरी इंडस्ट्री को दिखाया, सब ने कहा कि फिल्म अच्छी है लेकिन हम रिलीज़ नहीं कर सकते। रीज़न क्यों रिलीज़ नहीं कर सकते? भाई उनकी अपनी समझ थी फिल्म के बारे में कि ये फिल्म क्या है, बकवास है। वो तो फिल्म प्रोड्यूसर ने सोचा कि भाई करते हैं रिलीज़, क्योंकि स्वरा ने बहुत दबाव डाला,
मैं तो क्या ही दबाव डालता क्योंकि मैं उस हैसियत में नहीं था। जी। बहुत लिमिटेड रिलीज उसने की थी फिल्म, और जो क्रिटिक लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया ना, तब उसको लगा कि अरे यार इसको अच्छे से रिलीज करना चाहिए था। तो लेकिन तब तक कुछ हो नहीं, हालांकि उसी की वजह से फिर नेटफ्लिक्स में भी बाद में फिल्म आई, और भी राइट्स उसने बहुत अच्छे से बेचे। सर अनारकली ऑफ आरा में मैं देख रहा था तो बहुत जगह सेंसर बोर्ड ने जो है वो बीप साउंड, और मुझे जब मैं हॉटस्टार पे देख रहा था कि डायलॉग्स के बीच में बीप था। सर्टिफिकेशन बोर्ड आपको लगता है कि फेयर है इंडिया में, और अनफेयर है तो क्यों अनफेयर है? ये ऐसा क्यों है कि एक फिल्म मेकर को स्पेस नहीं मिल पाती अपनी बात कहने की? नहीं, देखो क्या है कि अ, हम स्टैंड लेना नहीं जानते हैं, है ना, स्टैंड नहीं ले पाते हैं। हम डरे हुए लोग हैं। हम किसी संस्था को दोषारोपण कर दें, जैसे अनारकली जब हमने बनाई तो अनारकली में बहुत जगह बहुत सारे ऐसे शब्द थे, जी। प्रोड्यूसर चढ़ गया कि ये शब्द नहीं जाएगा, तो सेंसर में जाने से पहले ही हम सेंसर कर रहे हैं। ओके। इसके बाद सेंसर में फिल्म गई और वहाँ पे 2 या 3 कट्स उसने बताया सेंसर ने, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, हाँ ये जो है हम नहीं करेंगे कट। फिर मुझे सेंसर बोर्ड के जो लोग कुछ आए थे उसमें से एक आदमी ले गया अलग से, वो कहा कि भाई आप मान लो इसलिए क्योंकि बहुत कम कट बताया है, किसी इस तरह की कंट्रोवर्सी मत जाओ आप, फिल्म वर्क करेगी, ये कट कोई कट नहीं है। हाँ, लेकिन ए सर्टिफिकेट उन्होंने दिया, जिससे बचने के लिए जो प्रोड्यूसर सारे ने कट्स। पहले ही खुद सेंसर कर दिया था, उसके बावजूद वो ए सर्टिफिकेट ही मिल रहा था वो। तो हम मान गए, चलो भाई ठीक है, पहली फिल्म का। फिल्म रिलीज हुई और कमाल हो गया, जो भी होना था जैसा भी हुआ। बिल्कुल। फिल्म जब हॉटस्टार पे आ रही थी, मतलब स्टार प्लस पे आ जी। रही थी, तो मुझसे पूछे बिना ए से यूए करने के लिए उसमें प्रोड्यूसर ने अपने तरीके से ओके। कट किए और फिर दे दिया उसको। जब फिल्म आई तो मैं बहुत गुस्से में था, जहाँ आपने फिल्म देखी जी। बहुत गुस्से में था, और मैंने उस फिल्म को डिसोन कर दिया कि ये फिल्म मेरी फिल्म नहीं है, और मैंने सार्वजनिक रूप से इसमें बोला। अच्छा। प्रोड्यूसर ने मुझे लीगल नोटिस भेजा इसके ओके। लिए, तो मैंने उसको लीगल नोटिस भेजा। तो ये मतलब मामला था। तो हम ये चलता। कह रहे हैं कि भाई आप सेंसर बोर्ड वगैरह तो ठीक है भाई, एक उड़ता पंजाब फिल्म आई, जी। सेंसर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट ने उसको पास कर दिया, बिल्कुल। तो लड़ने की हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना। बिल्कुल। अगर आप पैसा खर्च करने का रिस्क ले रहे हैं, सिनेमा बनाने का रिस्क ले रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर, तो थोड़ा धीरज के साथ थोड़ा आगे लड़ाई भी लड़ लीजिए और रिस्क ले लीजिए आप। मुझे ये जानना है कि अभी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, कोविड के बाद मैं देख रहा हूँ कि सारा अच्छा कंटेंट जो है वो थिएटर से हट के ओटीटी पे आ रहा है। क्या आपको लगता है कि ओटीटी पे, मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए, मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ कि क्या ओटीटी पे सेंसरशिप नहीं होती है, या एक कुछ सर्टिफिकेशन होता है? ओटीटी पे कैसे होता है सर्टिफिकेशन? हिंदुस्तान में जो है ना, सरकार ऐसी है कि आप कहीं भी आज़ादी महसूस नहीं कर सकते हैं, है ना। आपको याद है नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई थी लैला, जी। उसका सेकंड सीजन नहीं आया कभी। एक तांडव सीरीज थी जी। प्राइम। प्राइम पे, उस एक कहानी के चक्कर में कितने केसेस हो गए उस पे। तो सबने अपने यहाँ वकीलों की फौज बिठा ली है। अगर आप कुछ पिच करोगे तो पहले तो कहानी पसंद आनी चाहिए, तो कहानी अगर उनको पसंद आ भी गई, उसका स्क्रीन प्ले तैयार किया करवाया आपसे, तो सबसे पहले अपनी लीगल टीम को भेजते हैं कि देखो ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है ओके। जिससे हम मुश्किल में आ जाएं। तो इतने हर्डल्स वहाँ पे हैं, ओके। मतलब डरे हुए लोग हैं सब लोग। हाँ, तो अभी अगर हम पिच भी करना चाहते हैं तो पहले हम लोग ये सोचते हैं रियल कास्ट इशू है यार, ये पिच मत करो, रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं 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 पॉलिटिकल नहीं चलेगा यार, बहुत सर बुरा जब हाल मैं है। आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, एक चीज़ मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि आप खुल के चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं वो टॉपिक ना छेड़ूं तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। एक हुआ था इशू आपके साथ, आपने एक पिक्चर पोस्ट की थी गृह मंत्री और पूजा सिंगल एक्स आईएएस की। क्या हुआ था सर पूरा केस, अगर आप बताना चाहें, कंफर्टेबल हैं तो? इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। जी। 2022 में ऐसे ही मैंने ट्वीट कर दिया एक गृह मंत्री के खिलाफ, मज़े मज़े में,
और मज़े मज़े में उन लोगों ने भी FIR कर दी। फिर मुझे 2 महीने तक भागते रहना पड़ा, क्योंकि भाई गृह मंत्री का मामला था। फाइनली मुझे पकड़ लिया गया। अच्छा। पकड़ के मुझे वहाँ ले गए, अहमदाबाद कोर्ट, थाने में मैं बंद रहा 2 दिन। 2 रात मैंने गुजारी वहाँ थाने में, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में। फिर कोर्ट ने मुझे बेल दे दी। बेल पे अभी मैं आज़ाद हूँ। अगर मैं और ज़्यादा बोलूँगा, जो कि मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर और ज़्यादा उनको दिक्कत होगी तो फिर से मुझे डाल देंगे वो। तो पूरी सर, कहानी है। आपको लगता है कि जो सरकार है ये आर्टिस्ट को, या एक, जैसे मैं सवाल नहीं पूछ सकता, आपने कहा हम सवाल पहले भी पूछ रहे थे, अब भी पूछ रहे हैं, पर अब वो सवाल पूछने का हक हमसे छीन लिया गया है। ये पूरी तरह नहीं छीना गया है। क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सवाल पूछ रहे हो तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सवाल क्या पूछ रहे हो, उस सवाल पे निर्भर करता है कि अगर उस सवाल से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अगर उनको लग रहा है कि ये तो सच में सवाल है और उसका असर हो गया, तो दिक्कत नहीं हो। अगर आपने सवाल पूछा हो, उसको किसी ने नहीं देखा, किसी ने नोटिस नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी फॉलोइंग ज़्यादा है, आपके सवाल पर ज़्यादा लोगों की नज़र पड़ी है, तो फिर आपको दिक्कत। और जाहिर सी बात है कि भाई जो तीखे सवाल कर रहा है उसकी फॉलोइंग बढ़ती चली जा रही है। ये तो है। तो ये सरकार के लिए कई बार उल्टा भी होता है कि बहुत सारे फिर सवालिया लोग पैदा हो जाते हैं। पर सर, जैसे आपने कहा कि आप, जब कांग्रेस सरकार थी, आप उनसे भी सवाल कर रहे थे, आप सवाल अब भी करते हैं, आप सवाल करते रहेंगे। पर जब मैं आपका ट्विटर देख रहा था, तो आपने राहुल गांधी को प्रेज किया कई बार कि इस नाम से संबोधित ना करें, ये पढ़े लिखे आदमी हैं। आपने एक ट्वीट किया था जो मैंने पढ़ा था। आपको लगता है कि अभी सरकार जो है वो उनकी आनी चाहिए? आप मानते हैं कि वो सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो क्या है कि पहली बार हमने ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो खुलेआम मजहबी बयान दे रहा है ना, खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहा है। पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसके पास कोई विज़न नहीं है। जो पूंजीपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके विज़न से देश को चला रहा है। ओके। है ना। हमारे यहाँ जो एक इंदिरा गांधी नेशनलाइजेशन लाई थी, है ना, एक अलग किस्म की सिक्योरिटी आई थी, वो सब आपने प्राइवेटाइज कर दिया चीज़ों को। और जो GDP का ग्रोथ आप बताते हैं कि भाई GDP का ग्रोथ है, तो भाई आप अडानी और अंबानी के पैसों के हिसाब से GDP का ग्रोथ बताएंगे आप देश का, लेकिन उसका लाभ एक कॉमन मैन को क्या मिल रहा है ना। आप जिन जिन नारों के सहारे आए थे इस देश में, एक भी नारा आपने पूरा नहीं। आपने कहा कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपको लगता है कि ये वादा आपने पूरा किया? नहीं किया। इसी तरह इतने जितने नारे उस समय आए थे, नहीं कि करप्शन के वादे के साथ बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, है ना। आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। बिल्कुल। और ये बात वो कह रहा है जो इस वक्त वित्त मंत्री का हस्बैंड है, परकाला साहब, निर्मला सीतारमन के हस्बैंड, जी। बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जी। है ना। वो सबसे बड़ा घोटाला है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड वसूली क्राइम। ये मतलब मैं ये, आप ये नहीं कि राहुल गांधी की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जी। जी। क्योंकि राहुल गांधी सच बोल रहा है। जी। तो मुझे लगता है कि एक नागरिक की हैसियत से आपको एक समय में स्टैंड लेना चाहिए कि भाई देश में ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो उसके बरक्स जो सही आदमी लग रहा है फिलहाल तो वो चाहिए, बाद में देखेंगे। अगर उसने गड़बड़ किया तो हम उसकी भी खिलाफत करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके बदले ये चाहिए भाई। आपने बाहर बात ही सवर करके आपने कहा प्रोपेगेंडा फिल्म में देखूंगा नहीं। नहीं देखते आप ऐसी फिल्में बाहर से ही? नहीं, आप ऐसा नहीं कि मतलब मुझे, मेरा मन नहीं करता है। मैं मन नहीं क्यों, करता? मैं क्रिटिक तो हूँ नहीं जी। कि उस पर कुछ लिखना हो तो मैं देखूं। मैं अंदर से कोई हुक उठे तभी तो मैं कोई किताब देखूं या फिल्म पढूं। बिल्कुल। फिल्म आई है तो देखना है मुझे, ऐसा मैं ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। जब तक मतलब स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं हो, ओके। तब तक मैं नहीं हिलता हूँ। सर, एक सवाल मेरा है कि मैं बहुत फैसिनेट हूँ आपके फिल्म्स के टाइटल से। ये आप चुनते हैं? जैसे आपकी फिल्म आ रही है यू शेप वाली गली, अनारकली ऑफ आरा, ये टाइटल्स आप चुनते हैं या? नहीं नहीं नहीं, क्या अनारकली ऑफ आरा, देखिए जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, वो आपको अच्छी लगती है। पूरा टीम का मामला है कि हम सबके साथ मिलकर के तय करते हैं कि किसी चीज़ का नाम क्या होना चाहिए। मतलब सिनेमा
इंडिविजुअल आर्ट नहीं है, मिला जुला आर्ट है, लोगों के एफर्ट साका कई सारे लोगों के एफर्ट से। तो मैं थोड़ा लोकतांत्रिक आदमी हूँ इस मामले में। मेरे दिमाग में कोई चीज़ आती है तो मैं ड्रॉप करता हूँ कि भाई बताओ कैसा लगता है, और वो तो प्रोसेस फिर हाँ उसमें बात होती है, डिबेट होती है, तो मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ कि हाँ ही मैं ही टीम एफर्ट है वो। चूज करते हैं वो। हाँ मतलब 2-3-4 लोग मिल के तय करते हैं कि यार ये करते हैं, ये नाम रखते हैं। और सेट पे अगर मैं देखूँ आप एक्टर के साथ क्या प्रोसेस रहता है? आप लाइन बाय लाइन चलते हैं, इम्प्रोवाइजेशन का फुल स्पेस देते हैं, किस तरह का प्रोसेस होता है? वो निर्भर करता है कि एक्टर कैसा है ना। कई एक्टर्स इसमें कंफर्टेबल होते हैं कि भाई थोड़ा इम्प्रोवाइज कर लें, कई एक्टर को लगता है कि भाई स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं, है ना। तो मेरा विश्वास होना चाहिए, अगर आप कोई एक्टर है कि जिसको अगर लाइन इधर से उधर हो जाए और वो थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो आपको वो सारी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है। आप सेट पे रहो, फिर देखो क्या है, किस एक्टर के साथ क्या है। मुझे दोनों ही प्रोसेस पसंद है। पर आप स्पेस देते हैं, पूरा चुनने का विकल्प देते हैं? पूरा क्यों दूं मैं? अगर पूरा दे दूंगा तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, बना लो। हाँ मतलब लेकिन देता हूँ मैं, इतना भी ये नहीं हूँ कि भाई, क्योंकि मुझे ये लगना चाहिए कि ये हमारे कंटेंट को बेटर कर रहा है ये सारा मामला, या रिड्यूस कर रहा है। इतना टाइम होता नहीं है कि आप इसको चेक करो दोनों करके। विश्वास पे। हाँ तो विश्वास पे नहीं, आप पहले ऑडिशन देख लेते हो कि भाई आप शूट करने से पहले कि क्या करने जा रहे हो, ये करना है वो करना है, वहाँ सजेस्ट करो, है ना। तो अगर मैं कन्विंस हो गया किसी के सजेशन से तो मैं कहता हूँ चलो करो, और नहीं कन्विंस हुआ तो मैं कहूँ नहीं इसको मत करो, जो है वो करो, जो मैं बता रहा हूँ वो करो। मैं बहुत फैसिनेट था सर जब मैंने फिल्म देखी अनारकली, और अनवर का जो किरदार था मयूर मोरे, हाँ मयूर मोरे बहुत अच्छा महाराष्ट्र एक्टर है, और मैं काफ़ी खुश हुआ कि एक विश्वास होता है फिल्म मेकर का। वो उस परिवेश से नहीं आते हैं, वो बिहार से नहीं आते, वो महाराष्ट्र से। वो बिलीव आपने कैसे चेक किया कि हाँ ये कर सकते हैं? वो ऑडिशन के लिए जब पहली बार आया था तो सब लोग पैंट शर्ट पहन के आते हैं, हाँ वो नॉर्मल गंजी और हाफ पैंट पहन के आया था। मैंने कौन आ गया ये, और ऑडिशन तक मुझे नहीं पता था कि ये महाराष्ट्र बैकग्राउंड का है। सबसे अच्छा ऑडिशन था उसका। क्या बात है। तो हमने कहा कि भाई ये कर लेगा, बेस्ट है ये। सर ऐसी कोई बात जो मैं आपसे पूछना भूल गया हूँ और आप चाहते हैं कि उस पर बात की जाए, तो आप बात। हर बात जो है ना वो अधूरी रहनी चाहिए, कोई बात कभी पूरी नहीं होनी चाहिए, और उस अधूरेपन का जो आनंद है ना उसको उठाना चाहिए। अच्छा। उसको फील करना चाहिए। पढ़ा ही सर आपने ये तो नहीं, पूर्णता जो है भ्रम है जी। तो आपको लगता होगा कि कुछ चीज़ें रह गई, हाँ। रह जाने दीजिए ना, तब अगली बार हम बातचीत करने के लिए बचे रहेंगे। सर लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है जो मुझे पर्सनली जानना है, ऑडियंस का छोड़ दीजिए, मुझे आपसे जानना है कि कुछ अच्छा सिनेमा अगर आप रिकमेंड कर सके कि यार ये आपको लगता है कि ये सिनेमा इंपॉर्टेंट है, मिस हुआ है हमसे, जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, हमको देखना चाहिए। यार अभी हाल में एक फिल्म देखी थी, झीनी बीनी चदरिया। अच्छा, कहाँ देखने को मिलेगी ये फिल्म? ये अब आप जब प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो आपको कहाँ देखने को बट मिलेगी? स्टिल ये कहीं भी मतलब। हाँ हाँ वो बिल्कुल। एक आनी मानी फिल्म मूवी पे आई थी। आनी मानी मूवी पे है वो? मूवी पे थी, अभी नहीं है। मूवी वाले 2-3 महीनों के लिए फिल्म लगाते हैं ना जी। आनी मानी। तो ये सब ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिनकी फिल्में देखनी चाहिए। एक फिल्म आई थी मलयाली फिल्म तिथि, वो देखिए आप। मलयालम में तो बहुत सारी फिल्में हैं, है ना। वो आप कमाल है वो। फहद फासिल पसंद है आपको? फहद फासिल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मेरा ड्रीम है उसके साथ काम क्या करना। बात कर रहे हैं हाँ सर, मेरा भी ड्रीम है सर, कभी करे तो मुझे भी स्पॉट पर ज़रूर लीजिएगा ज़रूर सेट पे। ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा अभी जैसे एक फिल्म मैंने देखी थी, ऑस्ट्रेलियन फिल्म है चार्लीज कंट्री, वो मूवी पे ही देखी थी। ओके, चार्लीज तो कंट्री। मैं पर्टिकुलर फिल्म का नाम क्या, आप मूवी देखा करो, ठीक है। वहाँ कमाल की फिल्में होती है, मूवी का सब्सक्रिप्शन लो। ठीक है सर, है ना? थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू सर। अगर आपने यहाँ तक ये पॉडकास्ट देख लिया है तो थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल जर्नी टू क्लैरिटी। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हम इसी तरीके से अमेजिंग फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट को लाते रहेंगे हमारे शो पे। ऑल्सो प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स कि आपको और किस आर्टिस्ट से मिलना है हमारे पॉडकास्ट के द्वारा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।